हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बर्नवाल की बुक से वन लाइनर क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पे न्यू अगर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अंग्रेजों को भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो इलाहाबाद की संधि से। इलाहाबाद की संधि के बाद जो है, जब बक्सर की युद्ध हुई थी 1764 ईस्वी में, तो बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में जिसकी लड़ाई हुई थी, उसके तहत जो है इलाहाबाद की संधि के तहत इस युद्ध को समाप्त किया गया था। इसी के बाद अंग्रेजों का भारत पर जो है वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट दिया हुआ है, बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया? तो बंगाल में द्वैत शासन लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया? तो 1772 में द्वैत शासन कब समाप्त किया गया? तो 1772 में किसके द्वारा? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को। न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को। आगे बढ़ने से पहले इसमें जितनी भी वन लाइनर क्वेश्चन है, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। ये क्वेश्चन आपको जो है डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब पारित हुआ था, और जो है उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ था और 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में जो है पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा को जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किनको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? सत्येंद्रनाथ टैगोर को। किनको हुआ? सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है 1863 में पहले ICS भारतीय अधिकारी बने थे। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग, बात करें एचिंसन आयोग, तो 1886 वर्ष में इसका जो है स्थापना की गई थी इस आयोग की। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। इस लिंगटन आयोग की बात करें तो 1912 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ली आयोग, ये जो है बहुत बार पूछे जाते हैं। एचिंसन आयोग और जो है ली आयोग, ये दोनों जो है काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ली आयोग की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रीडिंग। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ली आयोग के सुझाव पर जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किनके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? यानी कि सहायक संधि प्रणाली किनके द्वारा शुरुआत की गई थी? लॉर्ड वेलेजेली के। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद, 1798 ईस्वी। व्यापकता का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स,
को किसके द्वारा लागू किया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI के तौर पे इसे जो आप नोट कर लीजिए कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के इनके द्वारा लागू किया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति किससे संबंधित है? तो जॉन लॉरेंस से जो है ये संबंधित है। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी जो है उस समय गवर्नर जनरल थे। राज्य हड़प नीति में क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? तो आउटरम रिपोर्ट के अनुसार। व्यापगन सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य कौन कौन से राज्य किए गए? सबसे पहले किए गए थे सतारा, जो कि 1848 ईस्वी में, फिर जैतपुर 1849 ईस्वी में जो है इसको विलय किया गया था, संभलपुर 1849 ईस्वी में, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, जिसमें बार बार पूछे जाते हैं सतारा, जैतपुर, उदयपुर, झांसी। नागपुर का कब विलय किया गया था? तो 1854 में, ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं। अवध का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1856 में इसका विलय किया गया था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड IPC किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? तो लॉर्ड कैनिंग के। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। महारानी विक्टोरिया को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो केसरी हिंद की। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? तो स्ट्रेची आयोग का। किसका? स्ट्रेची आयोग 1880 ईस्वी में भारत का प्रथम अकाल आयोग था। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार, तो नेपाल पे अधिकार किया गया था 1816 ईस्वी में। उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। सिंध पे 1843 ईस्वी में, उस समय गवर्नर जनरल वायसराय थे लॉर्ड एलनबरो। भूटान पे अधिकार किया 1865 ईस्वी में, उस समय वायसराय और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लॉरेंस। बर्मा पे 1885 ईस्वी में, उस समय लॉर्ड डफरिन जो है गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट की अगर बात करें, धन निष्कासन के सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी यानी कि धन निष्कासन के सिद्धांत, इसका प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो रजनी पाम दत्त जो है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक है। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो टिस्को की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? तो 1907 में, और यह स्थापना JN टाटा के द्वारा जमशेदपुर में की गई थी। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? तो काओ सजी डाबर के द्वारा। किनके द्वारा? काओ सजी डाबर।
वर्ष 1885 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल में। प्रथम जूट मिल कब स्थापित किया गया था? तो 1855 ईस्वी में। कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? 1833 ईस्वी में। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पनिक्कर ने 1765 से 72 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा था। 1765 से 72 के काल को डाकू राज किसने कहा? तो के.एम. पनिक्कर। एक एक जो है पॉइंट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियोज पूरा देख लेते हैं, इस बुक को अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं, तो आपके जो है एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटने जा रहे हैं। नेक्स्ट, 1813 ईस्वी के बाद मुक्त व्यापार से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाला भारतीय उद्योग कौन था? तो कपड़ा उद्योग जो है 1813 ईस्वी के बाद मुक्त व्यापार से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाला उद्योग था। प्रमुख कृषि पद्धतियां क्या थी? तिनकठिया प्रथा। यह जो है तिनकठिया प्रथा, इसकी विशेषता क्या थी? इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण यानी कि बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। इसको समाप्त किसने किया? तो ये चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 के अंतर्गत महात्मा गांधी के द्वारा जो है समाप्त किया गया। दादनी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई? तो रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भू राजस्व के निर्धारण से। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय के कि भू राजस्व के निर्धारण से ये सिद्धांत जो है संबंधित है। भारत में रेलवे का जनक किन्हें कहा गया? तो लॉर्ड डलहौजी को जो है भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 ईस्वी में बंबई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। ये पूरा पॉइंट ही जो है आप लोग नोट कीजिएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। और सबसे पहला जो है प्रथम रेल कब चलाई गई थी और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो प्रथम रेल जो है 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। अठारह की क्रांति के बारे में कुछ बात करते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति सबसे पहले मेरठ से 10 मई 1857 को प्रारंभ की गई थी। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बैरकपुर, जो कि अभी पश्चिम बंगाल में है। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो कमल और रोटी। वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण यही था कि एनफील्ड राइफल्स में जो चर्बी वाले कारतूस का उस समय अफवाह फैलाई गई थी कि इसमें जो है गाय की चर्बी से बना हुआ कारतूस का प्रयोग हो रहा है। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना जो है इसकी पहली घटना थी। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य और क्षेत्र से थे? तो करेक्ट आंसर होगा अवध से। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने।
केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 का विद्रोह जो है असफल रहा था। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? कैप्टन यूरोज ने जो है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में पराजित किया। असम में 1857 ईस्वी के क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त जो है असम में 1857 ईस्वी के क्रांति का नेता था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ के नहीं जाते हैं, लेकिन एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो अभी आज के डेट में जो है अब जनरली जो है आपको अवध के, फैजाबाद के, ये सब के नहीं पूछे जा रहे हैं, या फिर झांसी के। अब असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन थे, ऐसा पूछा जा रहा है। दीवान मनीराम दत्त, जो कि अभी हाल फिलहाल में आरआरबी एनटीपीसी में भी 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछा गया था। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था? तो मौलवी अहमदुल्ला। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तात्या टोपे को, जिनका असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? बख्त खान को। 1857 के क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित कमीशन कौन है? तो पील कमीशन। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और प्रमुख विद्रोही नेता के बारे में अगर बात करें तो केंद्र की बात करें सबसे पहले दिल्ली, तो इसके विद्रोही नेता कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खान, इनके जो है सेना थे, सेना में इसको नेतृत्व किया गया था। विद्रोह की तिथि थी 11 मई 1857। इसको जो है दमन करता निकलसन और हडसन थे, जो इसको जो है समाप्त किए। लखनऊ से बेगम हजरत महल और विरजिस कादिर। तिथि थी 4 जून 1857। कॉलिन कैंपबेल, इसमें आपको याद करने वाली क्या है, तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि यहाँ पे यह क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि दिल्ली से कौन से विद्रोही नेता थे और इसके दमनकर्ता कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके दमनकर्ता जो है पूछे जाते हैं। तो लखनऊ के थे बेगम हजरत महल, जो है नेता थी वहाँ की, उसको नेतृत्व कर रही थी, और वहाँ के कॉलिन कैंपबेल जो थे इनके दमनकर्ता थे। झांसी ग्वालियर की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, इनके दमनकर्ता जनरल ह्यूरोज थे। कानपुर की बात करें तो कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, इनको जो है कॉलिन कैंपबेल के द्वारा दमन करता थे। इलाहाबाद में जो है लियाकत अली के द्वारा जो है विद्रोह स्टार्ट किया गया था, और इसके जो है दमनकर्ता कर्नल नील थे। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, यहाँ भी कर्नल नील ही दमन करता थे। जगदीशपुर की बात करें तो कुंवर सिंह और अमर सिंह आरा से संबंधित थे। जगदीशपुर, ये 12 जून 1857 को यह विद्रोह तिथि शुरू हुई थी। विलियम टेलर और बिसेंट आयर जो है इसके दमन करता थे। नेक्स्ट अगर बात करें बरेली, तो बरेली से जो है खान बहादुर खान, बिसेंट आयर जो है इसके दमन करता थे। फतेहपुर अजेमोला, जनरल रेनॉल्ड जो है इसके दमन करता थे। 1857 के समय जो है विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो पील आयोग का। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को।
1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो मिर्जा गालिब। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खान। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने जो है 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? द ग्रेट रिबेलियन, इसके लेखक थे अशोक मेहता। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर, ये जो है बार बार पूछे जाते हैं। 1857 एसेंशन, सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार, ये भी पूछे जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, टी.आर. होम्स, ये भी पूछे जाते हैं। रिबेलियन 1857, पी.सी. जोशी। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खान। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली है जो पुरुष थी। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो वी.डी. सावरकर ने। किसने जो है 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वी.डी. सावरकर। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा जो है सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा था। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो आर.सी. मजूमदार का। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन। 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत, इतिहासकार तो डॉक्टर एस.एन. सेन। तो जो कुछ धर्म की लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ, अशोक मेहता। 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। वी.डी. सावरकर के बारे में बात करें तो 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। ये वी.डी. सावरकर के द्वारा बोला गया। तथा कि प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किनके द्वारा बोला गया? तो ये बोला गया डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के द्वारा। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ये किनके द्वारा बोला गया? तो सर जॉन लॉरेंस के द्वारा। 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये बोले थे बेंजामिन डिज़रायली ने। 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। ये किनके द्वारा बोला गया था? तो पी. रॉबर्टसन के द्वारा। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। ये बोला गया टी.आर. होम्स के द्वारा। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये बोला गया डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम के द्वारा। यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। ये बोला गया रीज के द्वारा। तो ये रहे कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।